डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे स्पेसिफिकली ह्यूमंस के अंदर कि थर्मोरेगुलेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है। इससे पहले हमने ह्यूमंस की क्लासिफिकेशन पढ़ ली कि दीज आर एंडोथर्म्स और उनके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल एडेप्टेशंस को पढ़ा था। इस टॉपिक के अंदर हम उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि ये थर्मोरेगुलेशन किस तरह से करेंगे। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या चेंजेस होंगी, अगर टेम्परेचर कम हो जाता है तो क्या चेंजेस होंगी। सबसे पहली चीज आपने जो इस थर्मोरेगुलेशन के अंदर याद रखनी है कि दिस थर्मोरेगुलेशन इज थ्रू द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। यानी अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो सिस्टम एक्टिवेट होगा जिसने उसको कम करके नॉर्मल लेवल पर लेकर आना है। और इसी तरह अगर टेम्परेचर नॉर्मल वैल्यू से डिक्रीज होता है तो कौन सा फैक्टर्स होंगे, कौन सी चेंजेस होंगी जो उसको इंक्रीज करके दोबारा नॉर्मल लेवल पर लेकर जाएंगे। और इसी टॉपिक के अंदर हम ये भी देखेंगे कि व्हाट इज फीवर और पायरेक्सिया, जिसमें बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, वो क्यों बढ़ता है, उसकी रीज़न क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके हार्म्स क्या हैं, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो we will explain this mechanism of homeostatic regulation of the temperature through this diagram. ये आपके सामने present है set point. This is the normal homeostatic level of the body temperature, जो एक कांस्टेंट लेवल के ऊपर मौजूद है। और ये कांस्टेंट लेवल हम एक रेंज लेते हैं। दिस इज नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू। इसके लिए टर्म हम यूज करते हैं सेट पॉइंट की। तो इसलिए सेट पॉइंट वो पॉइंट होगा दैट इज मेंटेन्ड बाय द हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस को भी आपने याद रखना है कि दिस इज द सेंटर फॉर टेम्परेचर कंट्रोल ऑफ आवर बॉडी। दिस इज द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। और यहां पर यह सेट पॉइंट मौजूद होगा जिसके मुताबिक वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। Normally this set point is 35.6 degree Celsius to 37.8 degree Celsius. इसकी रेंज वेरी करती है, डिफरेंट बुक्स इसको डिफरेंट लिखती हैं। और उसकी रीज़न क्या है कि देयर आर टू टाइप ऑफ टेम्परेचर्स इन आवर बॉडी। एक हमारी बॉडी का कोर टेम्परेचर है और एक सुपरफिशियल टेम्परेचर है। तो इसीलिए आपने जनरली याद रखना है कि दिस इज मेंटेन्ड एट 37 डिग्री सेल्सियस, या आप उसको कह सकते हैं रेंज के तौर पर 36 टू 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इसके ऊपर बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जा रहा होगा। अब यहां पर दो तरह के इम्बैलेंस हम देखेंगे। वन इम्बैलेंस इज द इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर, जिसको हम हाइपरथर्मिया का नाम देंगे। यानी अगर बॉडी वार्मर होती है या बॉडी का टेम्परेचर हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट से इंक्रीज हो जाता है, सो दिस विल बी अ स्टिमुलस, दिस विल बी द चेंज इन द बॉडी। और इस चेंज को डिटेक्ट करेंगे अल्टीमेटली रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स होंगे या उनको आप हीट रिसेप्टर्स कहेंगे। और नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर ये हीट रिसेप्टर्स दो जगहों पर प्रेजेंट होते हैं। वन इन द स्किन दैट डिटेक्ट टेम्परेचर राइज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और सेकंड हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस डिटेक्ट्स टेम्परेचर राइज फ्रॉम द ब्लड। तो जब बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा, दिस ब्लड विल कैरी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट, और उस एक्स्ट्रा हीट को डिटेक्ट करेगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में मौजूद होंगे थर्मो रिसेप्टर्स। अब ये हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ये बॉडी के कूलिंग सेंटर को एक्टिवेट कर देगा। यानी कूलिंग सेंटर हम उस सेंटर को कहेंगे दैट विल बी रिलेटेड विद द हीट लॉस, और जिसने बॉडी के टेम्परेचर को जो बढ़ रहा है उसको डिक्रीज करके नॉर्मल लेवल पर लाना है। अब जब ये कूलिंग सेंटर एक्टिवेट होगा तो यहां से इंपल्सेस जाएंगे टुवर्ड्स द इफेक्टर्स। और आपने पढ़ा हुआ है कि हमारी बॉडी के अंदर इफेक्टर्स दो तरह के होते हैं, ईदर ग्लैंड्स और द मसल्स। अब इसलिए यहां पर आपने याद रखना है कि एक तो इंफॉर्मेशन जाएगी टुवर्ड्स द स्वेट ग्लैंड्स।
स्वेट ग्लैंड्स विल बी एक्टिवेटेड, उनके थ्रू स्वेटिंग होगी, परस्पिरेशन होगी, और ये वाटर वेपर्स जो इवेपोरेट होकर बॉडी से बाहर जाएंगे, दे विल कैरी एक्स्ट्रा हीट, और बॉडी से हीट का लॉस होगा ताकि टेम्परेचर को नॉर्मल लेवल पर रखा जाए। फिर उसके साथ साथ ये मैसेज जाएगा मसल्स की तरफ। अब ये कौन से मसल्स होंगे? दैट विल बी द स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स इन द स्किन। वो मसल्स रिलैक्स होंगे जिसकी वजह से स्किन के लेवल पर वेजो डायलेशन होगी। अब वेजो डायलेशन का बेनिफिट क्या होगा? देयर विल बी मोर ब्लड फ्लो टूवर्ड्स द स्किन, और स्किन की तरफ ज्यादा ब्लड फ्लो करने का मतलब यह है कि मोर हीट विल बी कैरिड, एंड दिस हीट विल बी लॉस्ट आउटसाइड द बॉडी बाय ऑल दोज मैकेनिज्म्स विच वी हैव स्टडीड अर्लियर। यानी रेडिएशंस की फॉर्म में हीट का लॉस होगा, कंडक्शन की फॉर्म में होगा, कन्वेक्शन की फॉर्म में होगा, और इवेपोरेशन की फॉर्म में होगा। एंड व्हेन दिस एक्स्ट्रा हीट इज लॉस्ट outside the body, this will carry temperature towards the normal level, यानी दोबारा वो सेट पॉइंट पे चला जाएगा। अब इसी तरह से आपने याद रखना है कि अगर ये इम्बैलेंस होता है अपोजिट साइड की तरफ, यानी अगर बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से डिक्रीज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं हाइपोथर्मिया, तो तब उसको उसी मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल किया जाएगा। अब यहां पर भी आपने सबसे पहले याद रखना है कि ये जो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, ये डिक्रीज क्या है? दिस इज अ स्टिमुलस, और इस स्टिमुलस को सबसे पहले परसीव करेंगे रिसेप्टर्स। यहां पर हम इनको कहेंगे कोल्ड रिसेप्टर्स। ये कोल्ड रिसेप्टर्स कहां प्रेजेंट होंगे? अगेन ईदर इन द स्किन और इन द हाइपोथैलेमस। स्किन के कोल्ड रिसेप्टर्स इस स्टिमुलस को डिटेक्ट करेंगे फ्रॉम द एनवायरमेंट, और हाइपोथैलेमस के कोल्ड रिसेप्टर्स इस चेंज को परसीव करेंगे फ्रॉम द ब्लड। अब कोल्ड रिसेप्टर्स जो स्किन के हैं, ये भी अल्टीमेटली मैसेज भेजेंगे टुवर्ड्स द हाइपोथैलेमस, विच इज द थर्मोरेगुलेटरी सेंटर ऑफ आवर बॉडी। तो हाइपोथैलेमस तक जब ये टेम्परेचर का मैसेज पहुंचेगा डिक्रीज का, तो हाइपोथैलेमस ने अब एक्टिवेट करना है हीटिंग सेंटर को, यानी बॉडी के उस सेंटर को जिसने उस टेम्परेचर को इंक्रीज करके दोबारा नॉर्मल पर लेकर आना है। अब इसलिए आपने ये याद रखना है कि जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस दो बेसिक यहां पर चेंजेस जनरेट करवाएगा। नंबर वन, इट विल कंजर्व द हीट, यानी ये हीट लॉस को मिनिमाइज करेगा, कंजर्व करवाएगा। और सेकंड, इट विल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ हीट, ताकि जो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है उसको इंक्रीज करके दोबारा नॉर्मल लेवल पर लाया जाए। अब इसके लिए यहां से इंपल्सेस निकलेंगी विच विल बी सेंड टू द इफेक्टर्स। और जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि इफेक्टर्स दो तरह के होंगे, वन ग्लैंड्स एंड सेकंड मसल्स। तो हम यहां पे इनको वन बाय वन देख लेते हैं। एक तो आपने ये याद रखना है कि मैसेज जाएगा टुवर्ड्स द स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स दैट आर प्रेजेंट इन द स्किन, और इन ब्लड वेसल्स की ये स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शन होगी। इस कंट्रैक्शन की वजह से डायमीटर डिक्रीज होगा, और इस डिक्रीज को हम कहेंगे वेजो कंस्ट्रिक्शन। सो जब स्किन के लेवल पर वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, रेट ऑफ ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। सो लेस ब्लड विल बी कैरिड टुवर्ड्स द स्किन एंड लेस हीट विल बी लॉस्ट। तो एक तरह से यहां पर क्या हुआ? हीट की कंजर्वेशन हो गई। फिर इसी तरह से आपने ये याद रखना है कि देयर विल बी इनहिबिशन ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द स्किन, यानी इंपल्सेस स्वेट ग्लैंड्स की तरफ जाएंगी, उनकी इनहिबिशन करवाएंगी। और इनहिबिशन का मतलब क्या है कि स्वेटिंग डिक्रीज होगी, इवेपोरेशन डिक्रीज होगी, और हीट लॉस कम हो जाएगा। अगेन दिस चेंज इज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द हीट। और इसी तरह से आपने याद रखना है कि impulses will be sent towards the skeletal muscles which are the voluntary muscles,
इन स्केलेटल मसल्स की कंट्रैक्शन बढ़ेगी, रिपीटेड कंट्रैक्शंस होंगी, और जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि इट विल लीड टू शिवरिंग। शिवरिंग की वजह से हीट जनरेट होगी, और इस हीट जनरेशन को हम कहेंगे शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। तो हीट की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। इसी तरह आपने याद रखना है कि थायराइड ग्लैंड और एड्रीनल ग्लैंड, उनकी भी एक्टिवेशन होती है। अब थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है थायरॉक्सिन, और थायरॉक्सिन का बेसिक फंक्शन क्या है? बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करना। जो नॉर्मल हमारा रेस्टिंग स्टेट पे मेटाबॉलिक रेट होता है, ये उसको रेगुलेट करता है, जिसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। तो अगर ज्यादा अमाउंट में थायरॉक्सिन सिक्रीट होगा या ज्यादा अमाउंट में एड्रेनालिन सिक्रीट होगा, इट विल इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट। और मेटाबॉलिक रेट बढ़ने का मतलब है, या रेस्पिरेशन बढ़ने का मतलब है, देयर विल बी मोर प्रोडक्शन ऑफ द हीट। इस हार्मोनल एक्शन की वजह से जो हीट की प्रोडक्शन हो रही है, इसको हम कहते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। यानी स्केलेटल मसल्स या वॉलेंटरी मसल्स की वजह से शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, एड्रेनालिन और थायरॉक्सिन की वजह से नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। जो एड्रेनालिन है, ये अमूमन इमीडिएट इफेक्ट के लिए होता है, शॉर्ट टर्म इफेक्ट के लिए होता है। जो लॉन्ग टर्म टेम्परेचर रेगुलेशन है, उसके लिए ये थायरॉक्सिन रोल प्ले करता है। तो आपने अब देखा है कि यहां पे ये जितनी भी इंपल्सेस निकली, जितने भी मैसेजेस हाइपोथैलेमस से निकले, वो दो काम कर रहे हैं। नंबर वन, हीट लॉस को कम कर रहे हैं, यानी हीट की कंजर्वेशन करवा रहे हैं। और नंबर टू, हीट की प्रोडक्शन को इंक्रीज करवा रहे हैं। तो हीट लॉस कम हुआ, हीट की प्रोडक्शन बढ़ी, और इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा? दे विल कैरी टेम्परेचर टूवर्ड्स द नॉर्मल लेवल। सो दिस इज द होम्योस्टैटिक रेगुलेशन ऑफ द टेम्परेचर ऑफ बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम चलते हैं फीवर की तरफ। फीवर, या जिसको हम पायरेक्सिया कहते हैं, उसमें क्या होता है? पहली चीज तो आपने ये याद रखनी है कि फीवर इज एन इंडिकेशन ऑफ एनी इंफेक्शन विद इन द बॉडी। इंफेक्शन इज कॉज्ड बाय द पैथोजेंस, और यहां पर आपने याद रखना है कि हमारी बॉडी के अंदर अगर बैक्टीरिया एंटर होते हैं, तो उनके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। उस इम्यून सिस्टम के अंदर न्यूट्रोफिल्स आते हैं, बाकी वाइट ब्लड सेल्स आते हैं। अब ये पैथोजेंस और वाइट ब्लड सेल्स, दे रिलीज डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस, और उन केमिकल सब्सटेंसेस को हम कहते हैं पायरोजेंस। दिस पायरोजेंस एक्ट ऑन द हाइपोथैलेमस, और उसके सेट पॉइंट को चेंज कर देते हैं। यानी अगर हाइपोथैलेमस पहले हमारे बॉडी के टेम्परेचर को 37 पर मेंटेन कर रहा है, तो अब वो 38 पर मेंटेन करना शुरू कर देगा। अब इस सेट पॉइंट को चेंज करने का एक्चुअल बेनिफिट क्या है? ये हमारी बॉडी क्यों करती है? क्योंकि जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो रेट ऑफ ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, और जिस जगह पर इंफेक्शन प्रेजेंट होगी, वहां पर ज्यादा फेगोसाइट्स पहुंचेंगे, और वो उन जर्म्स को किल कर देंगे। लेकिन इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भी है कि हमारी बॉडी की एंजाइम की एक्टिविटी को डिस्टर्ब करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को डिस्टर्ब करता है। तो इसीलिए फीवर एक तरफ बेनिफिशियल है कि इट इज एन इंडिकेटर फॉर प्रेजेंस ऑफ इंफेक्शन, इट इज अ स्टिमुलेटर फॉर आवर डिफेंस सिस्टम। लेकिन दूसरी तरफ इसका हार्म क्या है कि ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है। दैट्स व्हाई वी यूज सर्टेन ड्रग्स लाइक पैरासीटामोल, एस्प्रिन, जो इस फीवर को रेगुलेट करवाते हैं। इनको हम एनाल्जेसिक ड्रग्स कहते हैं, इनको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हम यूज कर सकते हैं फॉर रेगुलेशन ऑफ द टेम्परेचर। अब उन ड्रग्स का एक फायदा तो ये होगा कि वो फीवर को रेगुलेट कर देंगे, लेकिन डिसएडवांटेज क्या होगा कि हमारा डिफेंस सिस्टम स्लो डाउन हो जाएगा। तो इसलिए व्हेन एवर वी यूज द ड्रग्स टू रेगुलेट द टेम्परेचर, we also use the drugs against the pathogens like antibiotics, ताकि अगर हमारा इम्यून सिस्टम उन ड्रग्स की वजह से जो फीवर को कम कर रही हैं, अगर स्लो हो रहा है,
तो एंटीबायोटिक्स उनके अगेंस्ट हेल्प प्रोवाइड करें, वो उस डिफेंस सिस्टम को हेल्प प्रोवाइड करें, सपोर्ट प्रोवाइड करें। सो दिस वाज ऑल अबाउट द थर्मोरेगुलेशन इन ह्यूमंस के ह्यूमंस में हाइपरथर्मिया हाइपोथर्मिया में क्या क्या चेंजेस होंगी, कैसे उसको होम्योस्टैटिक लेवल पर रेगुलेट किया जाएगा। और इसी के साथ हमने ये पढ़ा है कि फीवर या पायरेक्सिया हम किसको कहते हैं। नाउ लेट्स मूव टू अ फ्यू क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि इट इज द कंट्रोल सेंटर फॉर टेम्परेचर इन ह्यूमन बॉडी। थैलामस, हाइपोथैलामस, पॉन्स, मेडुला। सो आप लोग पढ़ चुके हैं थर्मोरेगुलेटरी सेंटर ऑफ आवर बॉडी इज हाइपोथैलामस। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बीटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर इन ह्यूमंस ड्यूरिंग हाइपरथर्मिया एक्सेप्ट, यानी जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो कौन कौन सी चेंजेस होंगी, कौन सी नहीं होंगी, आपने इस पे फोकस करना है। और जो नहीं होगी वो आंसर होगा। तो जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है यानी हाइपरथर्मिया होगा तो स्किन पर वेजोडाइलेशन होगी, दिस इज करेक्ट, क्योंकि ज़्यादा ब्लड कैरी होगा, हीट लॉस होगा। स्वेट ग्लैंड्स की एक्टिवेशन होगी फॉर द हीट लॉस, ये भी करेक्ट है। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस या शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होते हैं हीट प्रोडक्शन के लिए, तो ऑलरेडी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस नहीं होगी। और इंक्रीज्ड पर्सपरेशन ये इवेपोरेटिव कूलिंग के लिए होगी। तो इसलिए ऑल ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर इन ह्यूमंस ड्यूरिंग हाइपरथर्मिया एक्सेप्ट non shivering thermogenesis. So the correct option of this question will be Charlie.